हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स के कोर्स में एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे साथ में। देखिए, आज आपके सामने जो क्वेश्चंस यूपी टेट के कराए जा रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बीच बीच में 6th to 8th लेवल यानी कि जूनियर लेवल का भी हम कोर्स करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। यानी ये मैथमेटिक्स के वीडियोस आप दोनों के लिए बराबर रूप से सही होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि आप जो प्राइमरी लेवल है और जो उसके बाद 6 to 8 का लेवल है, दोनों ही लेवल के लिए, लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए बेहतर होगा। तो आप लोग प्रिपरेशन करें, लेकिन ये लेक्चर स्पेशली आपको लेवल 2 को ध्यान में रख के किया जा रहा है, यानी कि 6 to 8 लेवल पे किया जा रहा है। तो आप सब वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखें, समझें और आगे आप इसको फॉरवर्ड करते रहें। तो जो भी बच्चे 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको विशेष रूप से देखें, और जिन लोगों को मैथमेटिक्स में, देखिए चैप्टर्स वही होते हैं तो कॉन्सेप्ट वही वर्क करते हैं, और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस स्विच करके घूम फिर के आ ही जाते हैं, तो की कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं। आप लोग अच्छे से सीखिए, समझिए और उसको प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये विशेष रूप से क्वेश्चन आपका 6 to 8 लेवल के लिए है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है, यदि 3x - 2/3 प्लस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू x प्लस 7/6। ये आपका एक एक्सप्रेशन दिया है, व्यंजक दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा से रिलेटेड दिखाई पड़ रहे हैं और इनको आप अच्छे से सीखें, समझिए। अब देखिए इसमें क्या अप्रोच होगी, जैसा कि मैंने अक्सर आपको बताया कि आप इसमें क्या करें, एलसीएम ले लें। और एलसीएम लेने का तरीका यही होता है कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को इधर वाले से और 3 को इस वाले से, 2x + 3 से, और नीचे को आपस में 3 और 2 को कर दें। तो देखिए इसकी स्टेप को ध्यान दीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 2 इससे गुणा होगा 3x - 2 से। देखिए 3x - 2 था, ये 2 इधर आगे मैंने लिख दिया गुणे में। फिर प्लस था बीच में, प्लस लगाइए, माइनस होता तो माइनस लगा देते। यहाँ पर ये वाला जो इतना पार्ट है, देखिए इसको अब हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3 × 2x + 3। ये सब आप समझने में टाइम लगेगा, एक बार सीख जाएंगे तो दिक्कत नहीं। और नीचे 3 और 2 का आपस में, देखिए मैंने एरो बनाया कि इसका आपस में कर दीजिए 3 और 2 का, तो 6 हो गए। इधर भी यही काम करेंगे, यहाँ पर बस सिंपल से आप इसको इससे कर देंगे। कई बार मैंने समझाया एलसीएम लेने का तरीका, 6 का x से तो हो जाएगा 6x, और प्लस है बीच में, फिर 7, और टोटल अपॉन में यही 6 हो जाएगा। अब आप देखिए तो यहाँ से डायरेक्ट आप इस 6 को इस 6 से कट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये बटे में है। अगर ये वाला 6 मैं इधर ले जाता हूँ तो ये गुणे में हो जाएगा, ऐसे गुणे में 6 हो जाएगा। अगर ये वाला मैं उधर ले जाऊँ और फिर इस 6 से ये कट जाएगा, तो आप चाहे इधर ले जाएं, या ऐसी स्थिति में जब टोटल अपॉन में यहाँ भी हो, टोटल अपॉन में यहाँ भी सेम नंबर है, तो इसको हम पूरा काट सकते हैं। ठीक है, तो काट दिया। अब इसको गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया, इसको इससे भी और इसको इससे भी गुणा करते हैं, दोनों से। तो 2 का 3 से 2 × 6x, फिर माइनस 2 का 2 से ही 2 दूनी 4, फिर प्लस में इस 3 का इससे करेंगे तो 3 दूनी 6x, और प्लस 3 का 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ 6 नीचे का। ठीक है, इधर बचा आपका 6x + 7। अब आप सिंपली बस सॉल्व करते चले जाइए। 6x और 6x कितना हो गया, 12x। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से ये भी बात आप ध्यान रखते हैं, ये प्लस का 6x उधर अगर भेजेंगे तो इधर -6x होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। भाई चाहे इस 6x को इधर लाइए, इसके साथ माइनस हो जाएगा तो भी कट जाएगा, या कोई भी एक 6x जो है उधर भेजेंगे तो माइनस होके कैंसिल ही हो जाएगा। तो बचा केवल 6x माइनस का 4 और प्लस का 9, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, बराबर ये आपका कितना है, 7। ठीक है, अब आप इसको उधर भेजिए तो 6x बराबर 7 उधर है ही, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। 6x बराबर आपका 2 बचा, x बराबर आप देखें तो 2/6 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा बटे में, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, x बराबर 1/3। अगर x का मान 1/3 आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी पूछा गया है आप बता लेंगे। आपसे x ही पूछा गया होता तो यही कर देते, लेकिन आपसे कुछ और पूछा गया है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब चाहे तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखिए 5x - 2/4 करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन पूरे पेपर में कैलकुलेटिव होते हैं और उनको पूरा एक आपको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए 5x - 2/4 का मान आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर x का 1/3 आया था मान, तो हम 5 × 1/3 यहाँ रख देंगे x की जगह, क्योंकि ये 5 × x है, और फिर माइनस में 2, टोटल /4। ये आपका 5/3 ही हुआ, और माइनस का ये 2 है /4। अब आप जानते हैं 3 को इससे करेंगे तो 5 - 3 दूना कितना हो जाएगा, 6/4। और सॉरी, आप इसको ऐसे करेंगे, 3 दूनी 6, 5 - 6 और बटे में टोटल ये 3, और फिर यहाँ नीचे वाला भी 4।
तो 5 में से 6 गया तो माइनस का 1 बचेगा भाई, 6 में से ही 5 घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का 1, और बटे में ये 3 है, और ये वाला 4 इधर पलट के भाई इसको अगर 4/1 मान लें तो ये 1/4 करके ऐसे आ ही जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं माइनस का 1/12, माइनस का 1/12 इसका आंसर हो गया, जो कि पहले ही पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कैलकुलेशन था, अगर अब आप सीख गए, समझ गए, तो ये सब चीज़ें जो मुझे इतनी बतानी पड़ी, ये सब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं थी। देखिए डायरेक्ट अगर हम चाहें तो कितने स्टेप में इसको कर सकते हैं, खुद ही सोचिए। अगर हम डायरेक्ट ये सब कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम देखेंगे 3 दूनी 6x माइनस 2 दूनी 4 और फिर प्लस लगा है, इसका इससे करेंगे तो 6x प्लस 3 3 9, नीचे 6 बराबर यहाँ 6x प्लस 7/6। अब इसको हम कट कर देंगे डायरेक्टली, हम एक 6x भी उड़ा देंगे, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा, उस 5 को 7 में से भी घटा देंगे ले जा करके, उधर 2 बचेगा, इधर 6x, तो x बराबर 1/3। ये आप यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच गए एक ही स्टेप। कोई ज़रूरत नहीं उतना सब करने की, फिर वो तो हमें समझाने के लिए आपको इतना सब करना पड़ता है। तो आप इतने फटाक से x की वैल्यू आ गई, अब कुछ भी पूछा गया सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यानी टाइम बचाना आपके हाथ में, और वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये चीज़ करके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ जगहों पर आपको कोई ट्रिक काम नहीं करती। ज़बरदस्ती की ट्रिक अगर बनाएंगे तो वो आपको हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें और आप अपना कार्य करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो चीज़ आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस 12y बराबर, इसके बराबर में एक और चीज़ दी, यहाँ देखिए ax प्लस by गुणा, भाई बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा ही माना जाएगा, 2 ब्रैकेट के, ax प्लस by माइनस 4 बराबर, ये आपको दिया है। अब आप देखेंगे, देखिए ये चीज़ तो पूरा आपको एक्सप्रेशन सही से दे रखा है। ठीक है, आप इधर वाला ही 2 ब्रैकेट में चीज़ें दी, इसको गुणा कर दीजिए। तो देखिए अगर हम गुणा करेंगे तो पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो पहले ax से इसको करेंगे, तो ax से देखिए 1 उठाएंगे और पूरे इन सबको करेंगे, यही रूल होता है। फिर दूसरा उठाएंगे और फिर इन सबको करेंगे, तो ax से पूरा करते चले जाइए, आएगा a² x², भाई a² और x²। फिर ax से इसको करेंगे तो प्लस का abxy आ जाएगा, भाई ax और by मिलके abxy ही आएगा। ax से -4 को करेंगे तो -4ax। अब यही प्रक्रिया इससे करेंगे तो फिर तीनों से ही ऐसे करना होता है, आप जानते ही हैं। ax से भी तीनों को किया, इससे भी करेंगे, तो अब ये प्रक्रिया यहाँ पर दोहराएंगे तो ये हो जाएगा abxy प्लस का ab प्लस का ab, by से इसको करेंगे तो प्लस का b² y² और by से -4 को करेंगे तो -4by। अब मैं सिर्फ इस नीचे वाले को ही कर रहा हूँ जानबूझ करके कि ये यही आपका सॉल्व नहीं, ऊपर तो एक एक्सप्रेशन दिया है तो इसको हम कर लेते हैं पहले। अब आप देखेंगे a² x² का कोई दूसरा पद नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस abxy प्लस का यहाँ भी तो ये 2abxy हो गया, भाई एक बार abxy है एक बार abxy है, दोनों प्लस में तो प्लस हो गए, अगर माइनस होता तो कैंसिल हो जाते। ठीक है, माइनस का भाई एक प्लस में एक माइनस होता तो कट ही जाते। 4ax और कोई है नहीं तो आप 4ax कर दीजिए, है ना, माइनस का। और अब आप देखेंगे यहाँ b² y² प्लस का है, ये भी कोई दूसरा नहीं है तो हम b² y² भी ऐसे लिख देते हैं, और ये माइनस का 4by भी ऐसे ही लिख देते हैं। ये चीज़ आपकी आ गई, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए मैंने ये चीज़ किससे कन्वर्ट की, यही जो गुणे में था इसी को किया। अब मैं इसके स्थान पर इसको मान रहा हूँ कि ये हो गया, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन था, पहले जो व्यंजक था, ये बराबर किसके, इसके, क्योंकि हमने नीचे वाले को गुणा कर लिया। ठीक भाई, हमने इन दोनों को गुणा कर लिया, और ये वाला तो पूरा ऐसे एज इट इज था ही, उसको नोट बराबर में था, तो हमने जो इनका गुणनफल निकाला वो ये आया। अब आप दोनों पक्षों को अगर देखें, तुलना करें, क्योंकि बराबर लगा है ना, ये वाला पूरा पार्ट बराबर है इस वाले पूरे पार्ट के। अब अगर आप इसके एक एक पदों को देखें और तुलना करें, जैसा कि आपको बताना है a² प्लस b², तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ये हमको बताना है, ये अपने समझने के लिए यहाँ लिख लिया। अब आप जरा देखिए कि यहाँ पर x² के साथ है a² और ऊपर x² के साथ है 4, तो इसका मतलब हम दोनों पक्ष क्योंकि बीच में बराबर लगा है तो हम इनके गुणांकों की तुलना कर सकते हैं। गुणांक का मतलब यहाँ से x² का गुणांक a² है, यहाँ से x² का गुणा हो रहा है 4 से, तो 4 है इसका गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कॉफिशिएंट्स। ठीक है,
तो इसका मतलब ए, जहां पर ये ए स्क्वायर है पूरा, वहां पर ऊपर वाले में 4 है। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर, तो यानी हम ए स्क्वायर के प्लेस पर सीधा सीधा ये 4 ले सकते हैं, तो हम यहाँ 4 रख देंगे। अब बी स्क्वायर वाला ढूंढेंगे, तो भाई यहाँ पर बी स्क्वायर नीचे इस वाई स्क्वायर के साथ दिख रहा है, देखिए प्लस का बी स्क्वायर है ना। तो ये जो प्लस का बी स्क्वायर है ये यहाँ पर कहाँ दिख रहा है भाई, ये जो बी स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यानी वाई स्क्वायर का गुणांक है। ऊपर में वाई स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ है 9, तो इसका मतलब जो ये बी स्क्वायर है ये इस 9 के बराबर है, क्योंकि बीच में बराबर था ना, तो इस 9 के बराबर, तो बी स्क्वायर की जगह 9, 9 4 कितना हुआ 13, यही उत्तर हो गया आपका। बस तो आपको ये समझना है, और थोड़ा सा मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कैलकुलेटिव हो, क्योंकि कई ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं और फिर वहाँ पर अप्रोच नहीं कर मिलती है, तो मैं जानबूझ करके ऐसे प्रश्नों को ले रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्नों की भी आदत डाल लें। कभी भी आ सकता है, जैसे हाल ही में कई एग्जाम्स हुए, एसएससी जीडी वगैरह का एग्ज़ाम हुआ, और आपने ये देखा कि जब बच्चों से पूछा गया डायरेक्टली जाकर के कि क्वेश्चंस कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, तो कई बच्चों ने ये बोला कि वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बल्कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीज़ अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा है, सुना भी होगा कई बार। तो अगर ऐसे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे भी गए, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। ठीक है, अच्छा ये मैं जो इतना इस डिटेल में इन चीज़ों को कर रहा हूँ, इसमें आप ये भी कर सकते थे। देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो चीज़ है ये बराबर है, बीच में दिया गया है इस पूरे के, तो इससे हमको जो काम था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का काम था। अब अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप ये चीज़ देखिए, मैं पहले नोट करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि इधर नोट करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। इसका गुणा होना था ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 4 से। आप जानते हैं कि अगर ये वाला ए एक्स इससे जब गुणा होगा तो ही ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पहले ही पता चल गया कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनना है, तो ए स्क्वायर इतने से ही हम उठा लें, क्योंकि हमारा टारगेट तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जानना है ना। तो हम इतने से ही समझ गए कि यहीं से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा और कहीं मिलेगा भी नहीं। जो लोग प्रैक्टिस में वो समझ सकते। तो इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 देख के ले लेंगे। ठीक, प्लस अब बी स्क्वायर कब मिलेगा, जब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से गुणा होगा। सिंपल देखिए, ध्यान दीजिए, जब ये वाला हिस्सा इससे आकर के गुणा होगा तो ही तो बी स्क्वायर मिलेगा। तो हम पूरा गुणा ना करें, डायरेक्ट समझ लें कि बी वाई का बी वाई से गुणा होगा तो आएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जो वाई स्क्वायर का यहाँ कॉफिशिएंट है गुणांक वो बी स्क्वायर है, और इसमें जो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 9 है। तुलना करेंगे, साफ पता चल गया कि बी स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो यहाँ 9 रख लिया, 9 4 13। इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। जिनका बेसिक स्ट्रांग है वो बिना इसको मल्टीप्लाई करने वाला टाइम नहीं लगाएंगे, वो माइंड लगाएंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ मिलेगा। जब इसका इससे होगा तो ए स्क्वायर दिखेगा जो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, भाई एक्स स्क्वायर तभी तो बनेगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान मिल गया। और जब ये वाला बी वाई इस बी वाई से गुणा होगा तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, तो वाई स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर यानी 9 ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, अब कुछ भी यहाँ पूछा जा सकता था। देखिए एक और, अब इसका अदर टाइप से देखें कि क्या क्या पूछा जा सकता था। यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया था, ए स्क्वायर का मान 4 और बी स्क्वायर का मान 9, तो ए का मान जो है वो +-2 या 2 हो जाएगा, और बी का मान 3 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर इसकी पूछी जाती, ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं और ये दोनों की नेगेटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी का 2 + 3 पॉजिटिव वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू अगर पूछा जाता कि ए और बी का मिनिमम मान क्या होगा, तो ए का मिनिमम मान यहाँ से -2 है, मैक्सिमम +2 है। भाई स्क्वायर जब क्या होता है, स्क्वायर जब किसी पर स्क्वायर रूट बनता है, जैसे 4 था तो इसका मान प्लस का भी 2 आता है और माइनस का भी 2 आता है, ये सब आप जानते हैं। तो ये मैक्सिमम मान था। कभी कभी कहता कि मैक्सिमम ए प्लस बी का मान बताइए, तो 5, मिनिमम ए प्लस बी दोनों का योगफल बताइए, तो हम -2 और -3 ले लेते, तो इसका -5। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहें और बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को, बात को समझ रहे होंगे, आई होप। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है ये तो आप समझ ही रहे हैं, और बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 5x + 2 यहाँ पर दिया गया है, और 2x² - 3x + 5 इनके गुणनफल, ठीक है गुणनफल लगा दिया, में
एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक, अब देखिए डायरेक्ट अप्रोच लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक, इनका योग। तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक के लिए ये वाला जब इससे होगा तो क्यूब बनेगा, ये वाला जब इससे गुणा होगा तो ही एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए 5x और 3x, 5 × 15 माइनस का 15 एक्स स्क्वायर यहां से बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -15 हो गया। ठीक, सिंपल सी बात है। और एक और बनेगा, ये जब इससे होगा तो इसका भी एक्स स्क्वायर बनेगा और वो होगा प्लस का, है ना। देखिए ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो 4x स्क्वायर। तो ये कितना आया, आप देखेंगे यहां से -11 एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मिल गया -11। आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना था और एक्स का भी गुणांक लेना था। अब एक्स देखते हैं कहां कहां से मिलेगा। ये वाला एक्स 5x जब संख्या से होगा तो मिलेगा, है ना। तो 25 एक्स ये आएगा, वो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। और ये वाला 2 जब इससे गुणा होगा तो भी x बनेगा, तो माइनस का 3 दूनी 6x, कितना बना 25x में से जाएगा तो 19x बचा, और x का गुणांक फिर प्लस का 19 आया। अब आप देख रहे हैं यहाँ से x का गुणांक प्लस का 19, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 11, 19 और माइनस का 11 का योगफल बताना है। इसने कहा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक -11, x का गुणांक 19, इनका योग, तो 19 और -11 का योग करेंगे। योग ही पूछा था गुणांकों का, देखिए यहाँ पर। तो इसका जब आप योग करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 19 - 11, और जो कि आएगा आपका यहाँ से 9 और 2 और हटेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 11 और 8 19 होता है। प्लस का 8 आएगा, माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि 19 प्लस का है, माइनस का 11 है। तो यहाँ देखिए -8 भी, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर गुणा हमने सिर्फ उन्हीं पदों का किया जो पूछे गए हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप उन्हीं पदों का कर सकते हैं और ये और शीघ्र कर सकते हैं। मुझे तो आपको समझाना है, बताना है, इसलिए इतना टाइम लगा। और नहीं तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हो वो ये भी अप्रोच देख लें फटाफट कि ये चीज़ें गुणा की जाती हैं। भाई यहाँ पर था 5x + 2 और गुणा करना है 2x स्क्वायर - 3x + 5। तो गुणा कैसे होता है इसका, तीनों से करिए फटाफट। 5 दूनी 10, भाई इसका पहले इससे करेंगे, प्लस का ये भी, प्लस का ये भी, 5 दूनी 10, x और x स्क्वायर मिलके x3, फिर 5x का इससे करेंगे, माइनस का 5 × 15, x और x मिलके x स्क्वायर। भाई इसका गुणा करना मैंने आपको बताया तीनों से किया जाता है। ठीक है, 5x का तीनों से, फिर 2 से भी इसको भी तीनों से करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले से बताई गई हैं। तो 5 × 15x और फिर 5x का इससे करेंगे 25x, ये हो गया। फिर अब 2 से करना स्टार्ट करिए, प्लस का 2 दूनी 4x स्क्वायर, फिर 2 से इसका माइनस हो जाएगा, 2 × 6x और फिर 2 से इसका, तो 2 × 5 = 10। अब आप देख सकते हैं जो जुड़ रहा हो जोड़ लीजिए, बस खत्म। -15 वाला ये x स्क्वायर और ये प्लस का 4 ये, तो कितना हो गया -15 और प्लस का 4 माइनस का 11 x स्क्वायर, और 25x ये और 6x ये, प्लस का 25 माइनस 6 करेंगे तो 25 में 6 माइनस होगा तो प्लस का 19x बचा और प्लस का 10। ये आपके सामने आ गया। इसमें से आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट जो गुणा हो रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है, -11 से। माइनस हो तो माइनस ले लेंगे, प्लस है तो कोई बात ही नहीं। एक्स का गुणांक आपका +19, तो आपको देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स के गुणांक का योग बताना, -11 और +19 इनका योग बताना। देखिए योग करेंगे, बीच में प्लस लगाया तो प्लस माइनस माइनस होगा, 19 से 11 गया 8 हो जाएगा। प्लस का इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस है। तो ये आपका सी पार्ट आया। तो आप चाहे जैसे देखें, जो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को कम समझ रहे हैं वो ऐसे समझ लें। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको हर तरह के बच्चों के लिए कार्य किया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल कुछ ही प्रकार के बच्चों के लिए कार्य करना उचित नहीं होगा। वो तो समझदार होते ही हैं, उनको तो सिर्फ ये तरीका समझना है। एक बार वो आगे फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको नॉलेज है, और जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मुझे डिटेल करना ही होगा। और ऐसा कई बच्चों का मुझे फ़ोन भी आता है, कॉल भी आता है कि सर आप बिल्कुल बेसिक से भी समझाइए। तो मैं दोनों अप्रोचेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ पर पॉसिबल है, और उनके माध्यम से आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। अब आपके अभ्यास कार्य पर निर्भर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितनी तीव्रता से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि संख्या 9y8071, ये एक संख्या है
जिसमें आपको 9y807 इतना लिखा और ये कहा गया कि ये संख्या 11 से विभाज्य है यानी डिविजिबल है। तो आप y का न्यूनतम मान बताइए, यानी इस जगह क्या हो सकता है। तो इसके लिए आपको सभी संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए गए, विभाज्यता के नियम पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। जो लेक्चर सीरीज आपकी यूपीटेट की पड़ी हुई है, जिसमें 70 से ज़्यादा वीडियोस वर्तमान में हैं, आगे और हो जाएंगे, तो आप उसको ये देखें कि उस सीरीज में यूपीटेट 2021 के नाम से उसमें यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट तीनों को ध्यान में रखते हुए बेसिक लेक्चर सारे चैप्टर वाइज बना दिए गए और प्रीवियस ईयर के काफ़ी प्रश्नों को भी शामिल किया गया। तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल का हो, जो भी हो, दोनों ही लेवल के लिए बहुत अच्छा है। और टेट, सीटेट, सुपरटेट हर एक की तैयारी के लिए वो आधार है आपका, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखें। जिन लोगों को मैथ्स आती है वो लोग कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से करते रहे, जिन्हें नहीं आता वो उसको जरूर देखें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आपको दिया गया और आपसे ये बोला गया कि 11 से विभाज्य होगा तो y का मान क्या होगा। 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि इसमें जितने अंक लिखे हैं, कोई पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे ऐसे स्थान है, तो इसमें जो विषम स्थान है और जो सम स्थान है उनका अंतर हमेशा 11 से कटना चाहिए, यानी 11 के पहाड़े में आना चाहिए, 11, 22, 33 इस तरीके से आ जाना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है, क्या कंडीशन बनती है। ये 11 की विभाज्यता का नियम है। फिर से समझ लीजिए, 11 से विभाज्य वही संख्या होगी जिसके सम स्थानों के अंकों को जोड़े और विषम स्थानों के अंकों को जोड़े, फिर उनका अंतर करें। अगर वो 11 के पहाड़े में आए या 0 आए तो ही वो विभाज्य होगा 11 से। अब देखिए कैसे, जैसे सम स्थान और विषम स्थान लेते हैं तो विषम स्थान पहला होता है 1, फिर तीसरा होता है, फिर पांचवा होता है। यहाँ पर पहला, तीसरा, पांचवा, तो इनके अंकों को जोड़ दीजिए, 9, 8, 7 ये हो गया। और अंतर किसका लेना, विषम वाले का। तो विषम स्थान पर कौन है, सॉरी ये विषम वाला हो गया। सम स्थान पर कौन है, y और 0 भाई, दूसरा, चौथा और छठा, तो y 0 और 1, तो यहाँ पर y + 0 + 1 इतना कर ली। इनका अंतर अब जो भी आना चाहिए वो या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 के पहाड़े में आना चाहिए, 11, 22, 33 कुछ भी। तो अब देखते हैं, 9, 8, 17 और 7, 24, इधर हो गया 24 माइनस, और यहाँ y 0 का कोई मतलब नहीं, +1 ब्रैकेट में। अब आप सोचिए यहाँ न्यूनतम मान क्या होगा। अब 0 तो ये बनेगा नहीं, 0 बनने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए, और 23 तो विकल्प में है नहीं भाई। अगर 23 रखें तो 23 1 24, 24 में 24 0 आ गया, तो वो विकल्प में नहीं है। अब विकल्पों के आधार से देखते हैं, 3 अगर रखें तो क्या होगा। अगर यहाँ 3 रख दें तो 3 1 4 हो जाएगा, और 4 24 से घट के 20 आएगा, तो 20 तो 11 के पहाड़े में आता ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको आप रॉन्ग कर लीजिए। फिर 1 को चेक करते हैं, 1 अगर यहाँ y के प्लेस पे रखते हैं तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और इधर है 24, 24 - 2 आपका 22 आएगा, जो कि 11 के पहाड़े में आता है, 11 दूना 22। इसका मतलब 100% y का न्यूनतम मान 1 होगा। ये आपका आंसर हो गया, राइट आंसर आपको मिल गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, बस आपको विभाज्यता के नियम पता हो, फिर आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या कहा गया है, -2300 और गुणे में क्यूब रूट में, यहाँ भी क्यूब रूट में, यहाँ भी 5290, दो चीज़ें क्यूब रूट में जिनका गुणा हो रहा है। तो जब दो अलग अलग संख्याएं रूट में हो, चाहे वो रूट स्क्वायर हो चाहे क्यूब रूट हो, कोई भी हो, तो दो अलग अलग संख्याएं जब करनी के अंदर गुणा की जाती है तो वो अंदर ही गुणा हो जाती है, यानी a और b का गुणा कर लिया जाता है बस। चाहे वो अब क्यूब रूट हो तो भी यहाँ क्यूब रूट मान लेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर घनमूल है यानी क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लिखेंगे, और ये जो -2300 है इसका गुणा 5290, ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा बस। अब आप जान रहे हैं माइनस लगा है तो माइनस की संख्या का घनमूल माइनस में आता है। जैसे 8 का कोई घनमूल आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे 2, लेकिन -8 का कहेंगे तो -2, क्योंकि आपको मालूम है -2 गुणे -2 गुणे -2 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 ही, यानी माइनस का 8 ही गुणा करके ही आएगा। माइनस की संख्या का घनमूल तो संभव है, परंतु माइनस की संख्या का वर्गमूल संभव नहीं होता। ये सब भी पॉइंट्स आप ध्यान रखें, कभी कभी स्टेटमेंट में बहुत अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। तो बेसिक्स आप ध्यान रखेंगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अब आपको मालूम है कि ये आंसर कुछ भी आए माइनस ही आएगा, तो पहली बात तो माइनस आएगा तो दोनों प्लस के ऑप्शंस आप हटा दीजिए, एक ही प्लस का ऑप्शन है ये हटा दीजिए, ठीक है। अब आपका इसका मतलब या तो माइनस का 230 होगा या 529 होगा या 270, देखते हैं। तो सिंपल सी बात, इसको पहले हम क्यों ना ब्रेक ही कर लें,
भाई इसको हम ऐसे लिख दे -23 गुणे 100, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुणे यहाँ पर कर दे 529 गुणे 10, पहले बेसिक देख लेते हैं इसलिए ऐसा किया, और ये माइनस आपका यहाँ है तो फाइनल माइनस बाहर ही आएगा अभी। चलिए देख लेते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब आप देखिए, आपको मालूम है कि ये जो 529 है ये 23 का ही वर्ग होता है। आपको 1 से 30 तक कम से कम वर्ग मालूम ही होने चाहिए, मैंने कई बार बोला याद करने के लिए। 23 का वर्ग ही 529 होता है, तो ये तो 23 सही है, ये 100 है, 100 और ये 10 गुणे 1000 हो ही जाएगा अगर आप इस 100 को और इस 10 को करें। बचा 529, इसको हम कह सकते हैं 23 का वर्ग या -23 का भी वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि माइनस की संख्या का जब भी गुणा होता है तो प्लस ही हो जाता है। वर्ग अगर माइनस का होता है तो प्लस ही हो जाता है, क्योंकि -23 गुणे -23 तो माइनस माइनस प्लस का 529 हो जाएगा। माइनस इसलिए कर लिया क्योंकि एक माइनस की संख्या है। अब आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे, आंसर आपको समझ आ गया होगा कि 23 भी 3 बार हो गया, 2 बार ये 1 बार ये, तो माइनस का 23 बाहर हो जाएगा और 1000 का तो 10 हो ही जाएगा, यानी -230, क्योंकि घनमूल आप कर रहे हैं इसलिए ध्यान रखें, है ना। घनमूल करेंगे तो 3 के ग्रुपिंग करनी होगी, -23 ये, -23 गुणे -23 यहाँ लिख सकते हैं, तो इसका 3 बार हो गया तो 1 बार 23 कर लिया माइनस का, और 1000 का 3, ये आप जानते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये 10 हो गया। इस प्रकार से -230 इसका आंसर है, जो कि बी पार्ट में दिया गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इसीलिए दिए जाते हैं। अब जिन लोगों को ये सब वर्ग, वर्गमूल, 529, 23 का ही वर्ग है, सब याद है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो देखते ही कर लेंगे, वो यहीं पर कर सकते हैं। बस एक ही स्टेप में चीज़ों को फटाफट किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं इतना डिटेल करने की। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 से 30 तक वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, कम से कम 15 तक की या 20 तक की संख्याओं का घनमूल भी याद होना चाहिए। ये सब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आंकड़े हैं कुछ, जिसमें आंकड़े हैं आपके। देखिए, आंकड़ों में अगर माध्य, मध्यिका, बहुलक पे काम करना है तो आप सभी जानते हैं माध्य के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, मध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो क्यों ना हम पहले ही इनको आरोही और अवरोही में लिख लें। तो चलिए मैं आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही लिख लेता हूं ताकि फटाफट आंसर किया जा सके। देखिए, आरोही में लिखे तो सबसे छोटी संख्या 1 1, ये 2 बार आया है तो 2 बार लिख लीजिए 1,1। फिर इसके बाद की जो संख्या है वो 2, ये रहा, और कोई 2 आया नहीं, एक ही बार 2 आया है तो 1 बार 2 लिख लीजिए। फिर देखते हैं 3, 1 बार, 2 बार और 3 बार आया हुआ है, तो ठीक है 3 को हम 3 बार साथ में लिख देंगे। अब देखेंगे 3 के बाद फिर 5 का नंबर, क्योंकि 4 है नहीं तो 5 आप देखेंगे तो 5 ये रहा, 5 ये रहा, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5,5। ठीक है, अब 6 देखेंगे तो 1 बार और 2 बार 6 भी है, तो हम 2 बार 6 भी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 6 के बाद सीधा 9 है। सभी संख्याएं ले ली गई हैं और सभी का आरोही क्रम बन चुका है। संख्याएं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 2 3 3 6 2 8 3 11, सॉरी 11 संख्याएं हैं। और यहाँ भी देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 3 11, ठीक है 11 संख्या उधर भी 11 इधर भी। इसका मतलब संख्याएं n का मान विषम है, क्योंकि 11 है भाई, ये 11 संख्याएं हैं जो कि विषम है। ठीक, अब माध्य निकालना तो सबको जोड़ करके निकालते हैं। पहले हम माध्यिका ही लिख लेते हैं भाई, अब हमने आरोही क्रम किया है तो विषम वाले में माध्यिका क्या होता है, आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्ट में यह कि आधा इधर और आधा इधर हटा दीजिए, जैसे 11 है तो 5 इधर संख्या है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 5 संख्या इधर 1 2 3 4 5 और 5 इधर 1 2 3 4 5, ये हटा दीजिए, बीच में बचता है केवल 3। ठीक है, तो यही आपका मध्यिका आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, 11 + 1/2 करेंगे, तो सूत्र आपको मालूम है कि n + 1/2 ये विषम संख्या के लिए मध्यिका होता है, तो 11 + 1/2 यानी 12/2, वहाँ पद यहाँ पर साथ में वहाँ पद लिखते जाते हैं, तो 12/2 का मतलब 6वां पद, तो 6वां यानी 6 टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 अपने आप यहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे ऐसे करें या डायरेक्ट करें। दोनों मैं इसलिए बता देता हूँ, कई बच्चे डायरेक्ट समझ जाएंगे तो उनको बेसिक नहीं मालूम होगा, तो बता ही देना उचित है। अच्छा ठीक है, मध्यिका आ गई और आपका इसमें डिमांड है माध्य, मध्यिका और बहुलक का योग। बहुलक क्या होता है, बहुत आसान है, तो बहुलक को भी आप सीधे लिख ही लीजिए। बहुलक जिसको हम कहते हैं मोड, माध्यिका या माध्यक जो भी होता है ये होता है मीडियन, इंग्लिश भी ध्यान रखिए टर्म्स जो इंग्लिश मीडियम के हो, और जो आप माध्य करेंगे वो आपका मीन होगा, मीन मीडियन मोड।
तो बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आया। आप देखिए एक तो 2 ही बार आया, 2 एक ही बार आया, 3 यहाँ पर सर्वाधिक बार आपको दिख रहा है, 3 बार आ गया, और कोई इतनी बार नहीं, तो 3 ही बहुलक हो गया। अब बचा केवल माध्य, जो कि हम निकाल लेंगे, माध्य जिसको हम बोलते हैं मीन। तो अब माध्य कैसे निकलता है, सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग कर दो। तो सबको जोड़िए, 1 1 2 2 4 3 7 3 10 3 13 5 18 5 23 6 29 6 35 और 9, 35 5 40 4 44, तो 44/11, क्योंकि कुल संख्या 11 है तो आ गया ये 4। जोड़ने पर देखिए आपको इन सब का योग बताना था, माध्य का, बहुलक और माध्य का योग, 4 3 7 3 10, तो योग आ गया 10। बस खत्म, ये आंसर आपको यही बताना था, जो कि 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मालूम है माध्य क्या होता है, सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़ लिया गया 44, और आंकड़े थे 11, 11 से भाग किया तो माध्य आ गया 4। ठीक है, अब सबका योगफल पूछा था माध्य, मध्यिका और बहुलक का, तो 3 3 6 4 10, योगफल 10 आ गया, आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि आप ये प्रश्न भी समझ गए होंगे और ढंग से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या शॉर्ट ट्रिक और लगा सकते हैं, आप खुद ही सोचिए कि जो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है वहाँ पर आप अपनी कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स के बेसिक अप्रोचेस को अप्लाई कर करके उसको शॉर्ट कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, यहीं पर चीज़ों को समझ सकते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, और वो सब प्रैक्टिस से आ जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं। मैं लिख के दिखा देता हूं क्योंकि ज़्यादा नहीं है, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखें। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ये संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से 15 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी है, मैंने लिख दिया। अब इसमें कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कुल संख्याएं जो हैं वो 12 आ गई। कुल संख्याएं कितनी आ गई, 12। ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर कहा गया उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। उन पर्चियों पर जिसपे 4 से 15 तक ऐसे अंक लिखे उनको एक बक्से में डाला गया और मिला दिया गया। पर्चियों को अंदर बक्से में डाल दिया गया। बक्से के अंदर बिना देखे रेनू एक पर्ची निकालती है। रेनू लड़की है एक, वो पर्ची निकालती है बिना देखे, बक्से के अंदर ऐसे हाथ डाल के एक पर्ची निकाल लिया। तो उस पर्ची पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप सभी जानते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 होती है। यहां पर अभाज्य देखिए फिर 5 होगा, जो क्योंकि ये 5 किसी और से नहीं कटेगा, अपने आप से ही कटेगा। ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे या 1 से कटे वही अभाज्य होती है, ये सब आप जानते हैं। 7 भी अभाज्य होगा, 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 फिर अभाज्य होगा और 11 के बाद फिर सीधे 13 अभाज्य होगा। ये इतने ही अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 4 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 ही अभाज्य संख्या है और कुल संख्याएं 12 है। आपको बताना है प्रायिकता। तो सबसे पहले तो आपको प्रायिकता का सूत्र मालूम ही होता है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल घटनाएं, यानी जो आपसे पूछा गया है अनुकूल घटनाएं, और नीचे लिया जाता है बटे में कुल घटनाएं या कुल घटनाओं की संख्या, जैसा आप कहें तो कुल घटनाएं। अब आप जरा देखिए कुल घटनाएं तो ये 12 थी टोटल, वो लिख दीजिए। अनुकूल जो आपसे कहा गया अभाज्य वो कितनी है, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 लिख दीजिए। 4 एक कम 4, 4 ते 12, 1/3 इसका उत्तर हो गया आंसर। तो इसमें 1/3 आप देखें डी पार्ट में दिया गया, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप बहुत ढंग से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, वीडियोज़ को शेयर करें और फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है -7 और -2। ये एक आपको निर्देशांक दिया है, यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं निर्देशांक या कोऑर्डिनेट। ठीक है, और आपसे ये कहा गया है कि ये जो बिंदु है -7 और -2, ये y अक्ष से उसकी दूरी क्या है। तो आप सभी जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कि ये जो आपका प्लस का सिंबल बनता है, ये कार्टेशियन या कार्तीय तल जो बनाया जाता है, इसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, y अक्ष ये ऊपर खड़ी वर्टिकल लाइन है और ये जो x हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, x अक्ष है। x अक्ष में धनात्मक संख्या इधर होती है, ऋणात्मक इधर होती है। y अक्ष में धनात्मक ऊपर और ऋणात्मक नीचे लिखी जाती है। भाई इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऊपर y और नीचे -y, इधर का राइट साइड का प्लस x, इधर का -x से दर्शा दें तो ये याद रहेगा लेफ्ट और राइट में किधर क्या होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि y अक्ष से दूरी क्या है, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी।
तो आप जान रहे हैं कि ये बिंदु अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये होता है x वाला और ये होता है y वाला। -7 पे चलना पड़ेगा, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ -7 यहाँ मिलेगा। और -2 आपको करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो y अक्ष का है और आपको दूरी सिर्फ x अक्ष से बतानी। आप सोचिए, सॉरी, दूरी y अक्ष से बतानी है। तो आप देखिए y अक्ष ये वाला है और इससे दूरी या तो इधर मिलेगी या तो इधर मिलेगी। बस भाई y अक्ष से या तो इधर दूरी मिलेगी या इधर, तो इसी तरफ है आपका -7। तो आप देख रहे हैं 7 यूनिट इस तरफ आना पड़ेगा लेफ्ट में, तो y अक्ष से दूरी -7। अगर वो x अक्ष से दूरी बताता तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 1 -1 और -2। भाई -1 -2, तो x अक्ष से दूरी ये वाली होती, क्योंकि ये x अक्ष से दूरी या तो इधर नीचे आना पड़ेगा या ऊपर आना पड़ेगा। y अक्ष से दूरी पूछा तो या तो लेफ्ट में या तो राइट में। तो आप y अक्ष वाला पॉइंट देख रहे हैं -7, ये y अक्ष से दूरी। अगर इस प्रश्न में यही पूछा गया होता कि x अक्ष से दूरी बताइए, तो x अक्ष से ये आपका -2 यानी 2 यूनिट, 2 इकाई। तो आप बताएंगे x आपको बताना था यहाँ पर इसके लिए, तो 7 यूनिट हुआ, जो कि y अक्ष से दूरी इधर की 7 यूनिट है, तो y अक्ष से बताना था। आपका आंसर हो जाएगा 7 इकाई सी पार्ट में। आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इससे रिलेटेड समझ चुके होंगे। अब चाहे x अक्ष से पूछा जाए चाहे y अक्ष से, आप दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक समबाहुभुज यानी समबाहुभुज कहा गया तो रेगुलर पॉलीगन की बात है। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी प्रत्येक साइड बराबर हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो, इसके प्रत्येक बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब बाहरी कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, ये 18 डिग्री है, तब बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करनी। तो आप ये याद रखिए कि किसी भी समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण, बाह्य कह ले या बहिष्कोण कह ले, तो ये इसका सूत्र होता है 360/n, 360 डिग्री बटे n। n क्या है? भुजाओं की संख्या, यही ज्ञात करना है। और हमें ये बाह्य कोण दिया हुआ है कितना? 18, तो इसको हम 18 रख देते हैं। 18 डिग्री आपको दिया हुआ है, बराबर ये 360 बटे n। n को यहाँ पहुँचा दीजिए और 18 को यहाँ पहुँचा दीजिए, तो n इधर आ जाएगा भाई, बटे में इधर आ जाएगा और 18 उधर कर दीजिए, तो 360 बटे 18, 18 एकम 18 दूना 36, यानी 2 और 0 20। तो साइड्स यानी भुजाएं होंगी 20, उस बहुभुज में भुजाएं होंगी 20 जो कि सी पार्ट में। तो आपको ये बस आप मालूम होना चाहिए कि बहिष्कोण क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोणों का योगफल क्या होता है। ये सब पॉइंट्स अगर आपको मालूम है तो फिर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोणों का योगफल n/n-2 × 180 होता है, ये अंतःकोणों का योगफल होता है। किसी का भी आपको करना, जैसे त्रिभुज का निकालना, यहाँ रख दीजिए 3, 3 - 2 1 बचा, 1 का 180, 180 आ गया। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर आपको चतुर्भुज का करना है तो 4 रख दीजिए n की जगह, 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में, 4 - 2 2 बचेगा और 2 को 180 से तो गुणा करेंगे 360। इसका मतलब 360 आप जानते भी हैं कि हाँ चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 होता है, तो वो इसी सूत्र से निकलता है। ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और इनको आप प्रैक्टिस में ले लीजिए, समझ लीजिए। बस कैसे करना है उसको आप धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस सीरीज में बता ही रहा हूँ। और आपको जो चैप्टर समझ ना आ रहा हो या कम समझ में आया उस चैप्टर को आप बता सकते हैं, तो मैं उस चैप्टर को भी कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट में बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया किसी घन का किनारा 8 सेंटीमीटर यदि इसमें से संभावित बड़े से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाए। देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। इसने पहले तो किसी घन के बारे में चर्चा की है जिसका किनारा r है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करके घन बना देता हूँ, ठीक है, तो ये आपके सामने घन बन गया जिसकी प्रत्येक भुजा a होगी। मान लेता हूँ कि a है। यहाँ पर इसने कहा घन का किनारा r है तो r मानेंगे। हम ये मानते हैं कि अब ये प्रत्येक भुजाई r है, ऊंचाई भी r है, सब r ही है, ये जितने हैं सब r होंगे, तो सारे बनाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। अब उसने कहा है कि इसमें से एक लंबवृत्तीय शंकु जो कि बड़े से बड़ा हो काटा जाए। तो बड़े से बड़ा, आप खुद सोचिए जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं इसमें अगर बड़े से बड़ा शंकु बनाना हो तो आपको पहले पूरी फर्श पे गोला बनाना होगा नीचे का, क्योंकि शंकु को अलग से समझ रहे हैं, उसमें नीचे क्या होता है, एक वृत्त होता है। ये चीज़ आपको पूरा फर्श पे लेना पड़ेगा अगर आपको बड़े से बड़ा करना है। और अब आप जान रहे हैं अगर इस शंकु को इसके अंदर बड़े से बड़ा फिट करना है तो आप इसको कैसे फिट करेंगे, इस गोले को पूरे फर्श पर कर देंगे। भाई ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ अगर आप इसमें पूरे फर्श पे ये गोला करेंगे तो ये पहले नीचे का बेस सबसे बड़ा हुआ और इसको सबसे ऊपर छत से जा करके ऐसे मिला देंगे, है ना, तभी ये बड़े से बड़ा बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो बेस में पूरा बना ये r है तो ये भी अंदर का r ही होगा। तो अगर इसका ये टोटल r हुआ
तो ये चीज़ r/2 और r/2 हो गई, यानी कि त्रिज्या तो इतना ही होता है ना, आधा हिस्सा, तो r/2 त्रिज्या। इसका मतलब जो इस शंकु के लिए त्रिज्या है, किसके लिए, शंकु के लिए ही हमें बात करनी, तो शंकु की त्रिज्या यानी रेडियस वो r/2 हो गई। ये पहले पता चल गया और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ अब इसमें ये जो हाइट बन रही है भाई, ये हाइट जो बन रही है ये बिल्कुल इसी r के बराबर, जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही इसको, भाई कमरे की जितनी हाइट होगी उतनी ही हाइट में आप तंबू, मान लीजिए इस कमरे के अंदर आपको एक तंबू तान देना है, तो तंबू कैसे तानेंगे, जो तंबू इस तरीके से ऊपर जाएगा तो छत पे एकदम टच करा देंगे और नीचे पूरा बेस गोलाकार हो जाएगा तो तंबू बन जाएगा, आप जानते हैं। तो इसका मतलब कि सिंपल सी बात है, जो हाइट होगी वो r के ही बराबर होगी, यानी त्रिज्या यानी शंकु की जो ऊंचाई हुई, जो ऊंचाई है वो r ही ले ली जाएगी। बस इतना ही समझना था, त्रिज्या और ऊंचाई मिल जाए फिर आप शंकु में बता सकते हैं सब कुछ। और शंकु में आयतन बताना था। आयतन आप सभी जानते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है उसका सूत्र होता है 1/3 पाई r²h, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/3 पाई तो ऐसे ही रखेंगे गुणे r², तो आपका त्रिज्या होता है, त्रिज्या का वर्ग, और ये त्रिज्या r/2 आई है, तो आप इस बार इस त्रिज्या की जगह, सूत्र की जगह r/2 रखेंगे, उसका स्क्वायर, और ऊंचाई कितना आया, ऊंचाई r आया है तो इसकी जगह r रखेंगे। बस इसको सरल करना है, 1/3 गुणे पाई और गुणे r का स्क्वायर ये होगा ही, और ये 2 का वर्ग करेंगे 4 और गुणे r, है ना। तो आपका हुआ 1/3 चौके 12 और पाई r² और r मिलके r³, तो 1/12 पाई r³ इसका आंसर होगा। 1/12 पाई r³, ये देखिए आपका बी पार्ट में दिया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया। आपको बेसिक अप्रोचेस समझनी होगी और अच्छे से इसको कर लेना होगा। तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे और कर लेंगे। फिर कुछ भी क्यों ना पूछा जाए, भाई हमें सारे फॉर्मूले पता हो, अब इसमें शंकु में इस टाइप का कुछ भी पूछा जाए, वक्र पृष्ठ पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, तो उसका हमें सूत्र ही तो मालूम होना चाहिए बस, ठीक है, और कुछ बेसिक समझ होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं और मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से इनको डिटेल में समझाया भी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। यदि किसी शंकु की त्रिज्या, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, मतलब कोई ये लंबवृत्तीय शंकु जिसको हम कोन बोलते हैं इंग्लिश में, ये शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो, मतलब ये जितनी इसमें त्रिज्या उतनी ऊंचाई, यानी h और r बराबर हो शंकु के लिए, ठीक है। अगर ऐसा कोई शंकु हो जिसमें त्रिज्या और ऊंचाई बराबर कर ली जाए तो आयतन क्या होगा, आयतन का सूत्र होता है शंकु का 1/3 पाई r²h। पहले तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब इसने कहा है कि अगर हम शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को बराबर कर दें, अगर मैं ये r² है और इस ऊंचाई की जगह भी r रख सकता हूँ क्योंकि h और r दोनों बराबर, तो ये स्टेटमेंट ये आपका बनेगा 1/3 पाई r² और r मिलके r³, और ये r के टर्म्स में तो यहाँ कहीं आपको दिख नहीं रहा, यहाँ r² ही है तो ये होगा नहीं। अब मैं एक और काम कर सकता हूँ, इसी में 1/3 पाई r²h होता है। अब आप देखिए इस सूत्र में अगर मैं क्या करूँ, h के टर्म में r की जगह h भी तो रख सकता हूँ, भाई r की जगह h भी रख सकता हूँ क्योंकि ऊंचाई और r बराबर है, तो मैं इस r की जगह h रख देता हूँ, r² है तो यहाँ हो जाएगा h² और h मिलके क्या होगा 1/3 पाई h⁻3, ये बन जाएगा भाई, ये h² और ये h, तो 1/3 पाई h³, तो ये बी पार्ट में दिया है। इस तरीके से भी आपको ऑप्शंस दे सकता है और आपको ऐसे करना आना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते होंगे। देखिए शंकु मैं पढ़ा रहा हूँ, शंकु पर क्वेश्चन लिया है तो शंकु के मैं सारे सूत्र भी एक साथ लिखवा देता हूँ, ये भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, और बाकी आप जो भी करेंगे धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं सब एक स्थान पे लिखवा दूंगा। देखिए शंकु के सारे सूत्र लिखिए, ये शंकु की त्रिज्या कहलाती है, ये ऊंचाई कहलाती है, ये जो बीच में है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसको L से लिखते हैं। इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट हाइट, है ना। और ये ऊंचाई हाइट है और ये रेडियस r है, तो ये सब चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहला सूत्र तो शंकु में यही याद रखा जाता है कि ये जो L तिर्यक ऊंचाई है, ये वाला तिर्यक ऊंचाई L वाला, इसका वर्ग h² यानी ऊंचाई के वर्ग और प्लस इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। पहला तो यही हो गया। दूसरा, पहला सूत्र इसलिए ये हो गया क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है, लंबवृत्तीय शंकु में यहाँ कोण 90 होता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए समकोण त्रिभुज जैसी संरचना इधर भी दिख रही है। और एक बात और याद रखें, शंकु कैसे बनता है, अगर समकोण त्रिभुज को ही, अगर मैं समकोण त्रिभुज को ही किसी भुजा के परितः घुमा दूं, इसको यहाँ पकड़ के इधर घुमा दिया जाए तो ये चीज़ इधर भी बन जाएगी इस तरीके से, और फिर आप देखेंगे एक शंकु का निर्माण हो जाएगा। यानी कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो कौन सी आकृति बनेगी, तो शंकु बनेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें। तो ये हो गया।
अगला सूत्र शंकु का आयतन होता है। शंकु के लिए आयतन जिसको हम V वॉल्यूम कहें तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, इसको ध्यान रखिए। अगला सूत्र होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ केवल लिखा हो तब भी वही बात है। कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको CSA कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया V फॉर वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अब अगर हमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना शंकु का, तो ये होता है पाई r l, पाई गुणे r गुणे l, पाई गुणे त्रिज्या गुणे तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, l ये होता है, l ये वाला है, ध्यान रखिएगा पार्ट, ठीक है। चौथा अगला सूत्र हो सकता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आप लिखें जिसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं TSA, तो उसका सूत्र होता है 2 पाई r l प्लस r, सॉरी पाई r l प्लस r, ठीक है, ये होता है। क्योंकि ये पाई आर एल में हम केवल एक पाई आर स्क्वायर और प्लस करेंगे और फिर पाई आर कॉमन कर लेंगे, तो पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। ये आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है वक्र पृष्ठ, ये होता है आयतन, और ये आपका एल एच और आर में संबंध। ये बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर शंकु के लिखवा दिए हैं, तो शंकु के सभी फॉर्मूले याद रखिए। कभी ऐसा प्रश्न बने कि किसी शंकु पर कपड़ा चढ़ाना है या किरमिच लगा के तंबू बनाना है, ऐसा कुछ प्रश्न हो, तो उसका आपको कपड़े का क्या क्षेत्रफल होगा या कितना कपड़ा लगेगा, तो आप इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, बस। तो वो कपड़ा लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल मिल जाएगा पाई आर एल से, ठीक है। ये सब बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखिए। और ये सब लेक्चर्स आप अगर बेसिक जिनको नहीं आता तो वो लोग यूपी टेट की मैथमेटिक्स की सीरीज देखें जो यूपी टेट 2021 के नाम से 70 से ज़्यादा वीडियोस है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिए, वहाँ जहाँ पर मेंसुरेशन पढ़ाया गया यानी क्षेत्रमिति के अंतर्गत ही आता है, तो क्षेत्रमिति मैंने पूरा पढ़ाया है, वहाँ पर आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। और जिन चीज़ों में समस्या हो उनके लिए हमें कमेंट में बोलिए, जो चीज़ें आपको और चाहिए वो मैं कमेंट में कराऊंगा। आप कमेंट में बोलिए, मैं उसको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपना भरपूर सहयोग दें और आप लोग वीडियोज़ को खूब शेयर करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, ताकि जितना वीडियोज़ आपके लोगों के द्वारा शेयर होगा उतना जल्दी प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा और उतनी जल्दी हम आपके लिए बेहतर कार्य अच्छी रणनीति के साथ कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग सहयोग करेंगे और ध्यान से पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।